हाय गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज की वीडियो में अगेन हम लोग जो हैं आपके लिए आई-6 में से ही क्वेश्चन लेकर आए हैं एंड आई होप गाइस के आप जो है इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सको। एंड अगर आपने इन आंसर्स को नहीं किया तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो आज की वीडियो में। सो इस वीडियो को गौर से देखिएगा गाइस एंड जो चीज़ें आपके लिए नई हैं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं या जिन्होंने आज तक ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, वो एक बार जाकर हमारी वीडियोस को जो है वो देख लें और उसके बाद जो है वो यहाँ एमसीक्यूज को जो है वो आंसर कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपके लिए पहला जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस वो है इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिस्टेड, इनमें से किस आर्टिकल के अंदर जो है आपकी बात की गई है, किसकी यहां पर बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। योर ऑप्शंस आर आर्टिकल 51 टू 56, आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 30 टू 36, आर्टिकल 46 टू 56। सो गाइस याद रखिएगा जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 है उसमें बात की गई है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ सेकंड की तरफ बढ़े तो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, किस दिन को जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। योर ऑप्शंस आर 2 ऑफ अक्टूबर, 46 कह रहा हूं मैं, 26 ऑफ नवंबर, 15 ऑफ अगस्त या गाइस 26 ऑफ जनवरी। सो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हम लोग हर साल बनाते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, दैट इज 26 ऑफ नवंबर। ठीक है ना, इस दिन को हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार किया था, लागू हमने जो है उसको 26 जनवरी के दिन जो है वो किया था। तो हर साल 26 नवंबर को जो है हम लोग जो है वो क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो बनाते हैं। टू रेज एन ऑब्जेक्शन टू somebody's name or for a deletion of his or any other person's name in the electorals one should fill up। कहता है कि अगर आपने अब जो इलेक्शंस के टाइम आप देखते हो ना, एक बुक इशू होती है इलेक्टोरल, जिसपे आपका पता होता है कि मतलब कौन सा बंदा 18 ईयर्स से ऊपर है जो वोटिंग में हिस्सा लेगा, जो वोट डालेगा इस साल। अगर किसी बंदे ने अपना या किसी का नाम कटवाना हो या उसको ऐड ऑन करवाना हो तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा फॉर्म उसको फिल करना पड़ेगा। योर ऑप्शन इज फॉर्म 17 बी, फॉर्म 7 सी, फॉर्म 14 ए या डी फॉर्म 6। सो गाइज याद रखिएगा हमें फॉर्म 7 जो है वो फिलअप करना होता है अगर हमने डिलीट या ऐड करना हो किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल्स में। ठीक है, चलिए। Who was the Indian ex-Prime Minister who was assassinated during election campaign? इन 4 ऑप्शंस में से कौन से प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका कत्ल कर दिया गया था जब वो इलेक्शन कैंपेन्स पर थे। ऑप्शंस आर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। सो गाइज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज राजीव गांधी जो है इनको मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। हु इज अपॉइंटेड एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिटर्निंग ऑफिस जो होते हैं ऑफिसर किसको अपॉइंट किया जाता है जब इलेक्शन हो रहा होता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, योर ऑप्शंस आर सीनियर ऑफिसर टू द राज्यसभा सेक्रेटरीट, इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, स्पीकर ऑफ द हाउस। सो गाइज याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज रिटर्निंग ऑफिसर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट डज लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल अवेलेबल, जो फ्री सिंबल अवेलेबल होते हैं विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीन, उसका क्या मतलब होता है। हम कहते हैं कि फ्री सिंबल है जी, इसका क्या मतलब होगा। ऑप्शन ए, सिंबल दैट ओनली नेशनल पार्टी कैन यूज। क्या उसका मतलब यह होता है कि सिर्फ वो सिंबल जो सिर्फ नेशनल पार्टी ही यूज कर सकती है। आपको पता है ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है और कुछ रीजनल है। जो
तमाम इंडिया में पाई जाती हैं उनको हम नेशनल कहते हैं, और जो सिर्फ पर्टिकुलर किसी रीजन में पाई जाती है उसको हम कहते हैं आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कांग्रेस या बीजेपी जो है वो नेशनल पार्टी है, पीडीपी एनसी है ना, या जो आपके दूसरी आप देखते हो जो स्टेट्स हैं उनके अंदर देखते हो तो अलग अलग जो है पॉलिटिकल पार्टीज है, तो वो क्या है, वो है आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो फ्री सिंबल जो है वो क्या है, सिर्फ नेशनल पार्टी उनको यूज कर सकती है। सिंबल कैन ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बट नॉट नेशनल पार्टी कैन यूज, या वो सिंबल है जो सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यूज कर सकता है बल्कि नेशनल पार्टी यूज नहीं कर सकती है। सिंबल दैट हैव नॉट बीन अलॉटेड टू एनी पार्टी और पर्सन, या फ्री सिंबल का मतलब वो होता है जो ना तो किसी पार्टी को ना ही किसी पर्सन को अभी तक इशू किया गया है, या सिंबल फॉर विच द पार्टी डज नॉट हैव टू पे, या वो सिंबल जिसके लिए पार्टी को पे नहीं करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज गाइड ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऐसा सिंबल जो किसी भी पर्सन या पार्टी को नहीं दिया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री सिंबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो हिंदी इज आइडेंटिफाइड एज, हिंदी को क्या कहा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की, मदर टंग मोर देन 75 ऑफ इंडियंस, या पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो गाइस ये याद रखना, इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, दैट इट इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। व्हाट डज रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स मीन्स, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, अ प्रोसेस वेयर सिटीजन वॉइस देयर ओपिनियंस, एक ऐसा प्रोसेस जहां सिटीजन्स की वॉइस को जो है ओपिनियंस दिए जाते हैं, एंड पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। या बी, अ प्रोसेस वेयर वन पार्टी लीडर रिप्रेजेंट हिज पार्टी ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मीटिंग्स, अ प्रोसेस वेयर ओनली अ फ्यू इन लीडरशिप आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, या वो प्रोसेस जहां पर सिर्फ कुछ लोग लीडरशिप के हाथ में होते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। देयर रोल इज टू वॉइस देयर ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ पब्लिक अफेयर, जो लोगों के हित से बात करते हैं। या अ प्रोसेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव होल्डिंग अ गवर्नमेंट पोस्ट वॉइस देयर ओपिनियंस, या सिर्फ पहले हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रोसेस है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन होल्ड करते हैं और वॉइस अपनी जो ओपिनियंस है वो अपने वॉइस के थ्रू जो है वो देते हैं। सो गाइस याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज, ये क्या है, एक प्रोसेस है जहां पर सिटीजन्स की वॉइस को एक ओपिनियन की तरह कह सकते हो आप, एंड पर्सपेक्टिव्स की तरह पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में यूज किया जाता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, कि किन लोगों को क्या चीज चाहिए, या हम कह सकते हैं कि लोगों को क्या चाहिए ये वो मनवाते हैं अपने लीडर्स के द्वारा, है ना। कोई भी लीडर चुना जाता है तो वो किस लिए चुना जाता है, वो इसीलिए चुना जाता है ना कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, लोग तभी उसको वोट देते हैं। अगर वो हमेशा लोगों के ऑपोजिशन में काम करेगा तो नेक्स्ट टाइम उसको कोई भी वोट जो है वो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें तो व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द यूएन, इंडिया ने यूएन को कब ज्वाइन किया था। ऑप्शन ए, जून 26 1945, अगस्त 24 1945, अक्टूबर 30 1945, अक्टूबर 24 1945। सो गाइस याद रखिएगा इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है अक्टूबर 30 1945 में इसको ज्वाइन किया था यूएन को इंडिया ने, ठीक है। व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास, इंडिया में सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब पास किया गया था। योर ऑप्शंस आर 1947, 1955, 1950 और 1957। तो गाइज याद रखिएगा 1955 में जो है आपके सिटीजनशिप एक्ट जो है वो पास किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। अब वन रिलीजन वन कंट्री, वन नेशन मैनी लैंग्वेजेस, वन स्टेट वन लैंग्वेज, वन नेशन वन लैंग्वेज। तो गाइज इसमें क्या है, वन नेशन मैनी लैंग्वेजेस भी इसमें आती हैं, है ना। सो मैं क्वेश्चन नंबर बी 11 के बी ऑप्शन से जाऊंगा। वन नेशन है मैनी लैंग्वेजेस के साथ, इंडिया को मल्टीलिंगुअल कंट्री भी कहा जाता है। वन रिलीजन वन लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर तो अलग अलग सेकुलर कंट्री है ना, तो सेकुलर मीन्स यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के रिलीजन है। वन नेशन वन लैंग्वेज भी नहीं है, वन स्टेट वन लैंग्वेज भी नहीं है। Which of the following statement is true? इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस करवाते हैं।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस करवाते हैं, रूलिंग पार्टी कंडक्ट द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस करवाते हैं, या जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो कंडक्ट करवाता है पंचायत और म्युनिसिपलिटी के इलेक्शंस। तो गाइस बताइए इनमें से राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्या बन रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। आप याद रखना स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट कमीशन करवाती है, और स्टेट के अंदर कौन से इलेक्शंस होते हैं? बेसिकली पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, है ना। बाकी देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ, इलेक्शन के कानून के मुताबिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। आप इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सी चीज जो है वो आप इलेक्शन कैंपेन्स के टाइम नहीं कर सकते हो? अप्रोच पीपल डायरेक्टली, डिस्प्ले पार्टी सिंबल, ब्राइब वोटर्स, या शोकेस क्रिएटिविटी। तो ये सब कुछ कर सकते हो, बस आप रिश्वत नहीं दे सकते हो, आप वोटर्स के वोट नहीं खरीद सकते हो। बाकी आप शो ऑफ कर लो, लोगों को अप्रोच कर लो, अपने सिंबल दिखाना चाहो तो सिंबल दिखा लो, लेकिन आप लोगों को रिश्वत नहीं दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े तो 14th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया था? 56th, 40th, 46th या 42nd? सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बन रहा है आपका, बताइए आपको, ऑप्शन डी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको एड ऑन किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइजी? क्या मतलब होता है इसका? कि हर 18 साल के बच्चे को, जब वो 18 साल का हो जाएगा, उसको नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ये अथॉरिटी देता है कि उसको वो राइट, वो अपने डिसीजन ले सकता है, वो वोट भी डाल सकता है। 1975 में ऐसा किया गया, 1955, 1950 या 1947? सो गाइस बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या बन रहा है आपका? आप सिंपली याद रख लीजिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 50 में बना था ना, तो 50 में ही हमने इस चीज को अडॉप्ट कर दिया, बिकॉज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे वोटिंग राइट्स किसको देने हैं और किसको नहीं देने। उसने कहा मेरे यहां पर सीधा सीधा मैं, जो लोग पहले तो उन्होंने डेट फिक्स रखी थी ना 21 साल, कि 21 साल से जो एज के लोग हैं वो जो है वो वोटिंग राइट्स मिलेंगे, लेकिन लेटर ऑन, ठीक है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से जो है कौन से ईयर में या कौन से अमेंडमेंट के अंदर ये चीज को कैंसिल कर दिया गया था कि 21 नहीं बल्कि 18, मतलब वोटिंग एज जो है वो कम किस उसमें साल में की गई थी और कौन से अमेंडमेंट के अंदर, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। नंबर्स ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड इनटू राज्यसभा फ्रॉम ईच स्टेट इज फिक्स्ड बाय। आपको पता है राज्यसभा में जो मेंबर्स जाते हैं, है ना, हम कहते हैं 10-15 जितने भी हर स्टेट से मेंबर जाते हैं, वो मेंबर जो है वो उनकी जो फिक्स, मतलब हम कहते हैं कि फिक्स होते हैं, वो किसके द्वारा फिक्स होते हैं? कौन है उसको फिक्स करने वाला? इलेक्शन कमिश्नर, प्रेसिडेंट, वोटर्स या कॉन्स्टिट्यूशन? तो गाइज याद रखिएगा, इट्स ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन जिसने स्पेसिफिकली कहा गया हुआ है कि कितनी स्टेट से किस जो है राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, ना प्रेसिडेंट ने, ना इलेक्शन कमीशन ने, ना वोटर्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक अ मेंशन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? कौन से आर्टिकल में यह बात की गई है कि प्रेसिडेंशियल के इलेक्शंस होंगे? ऑप्शन है आर्टिकल 54, आर्टिकल 47, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 55। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या बन रहा है आपका? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ओह नहीं ये गलत है, इसको देख लीजिए एक बार। विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक द मेंशन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? ये कहा गया है आर्टिकल 54 में, ये ठीक है। सो 54 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज, जो अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं यूएन के, उनका नाम क्या है? ट्रगविली है, बैन की मून है, टेड्रोस एडहानोम है या एंटोनियो गुटेरेस है? तो गाइज ऑप्शन डी है, ये आप पढ़ते आ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आपने देखा भी होगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लाया हुआ है? जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना। हमने मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो है हमने बोरो की हुई है फॉरेन कंट्रीज से, उनके सिस्टम को पढ़ के हमने जो है जो बेस्ट सूट कर सकता था इंडिया को उसको लिया हुआ है। क्या हमने ग्रीक से लिया है, ब्रिटेन, अमेरिका या आयरलैंड? सो गाइज याद रखना, डीपीएसपीज हमने आयरलैंड से ली हुई है गाइज। क्लियर है गाइज ये वाला क्वेश्चन भी आपका। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल राइट? इनमें से बताइए, 4 ऑप्शंस हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या है आपका। क्या राइट टू अकोमुलेट प्रॉपर्टी, आप कितनी प्रॉपर्टी अकोमुलेट कर सकते हो, ये आपका हक है। राइट टू इक्वल सैलरी, सबको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। राइट टू ड्रेस एज पर वन विश, हर कोई अपने मन पसंदीदा कपड़े पहनना चाह सकता है। या राइट टू इक्वालिटी। तो बाकी भी आपके राइट्स हैं, लेकिन ये जो राइट टू इक्वालिटी ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। क्या है ये? फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी। बाकी ये चीजें जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं है। तो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हम आज आपके लिए लेकर आए थे, एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो सेशन बहुत पसंद आया हो। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। एंड गाइज कोई भी आपकी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई टॉपिक को आपको समझ नहीं आ रही है या आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमारे नंबर्स पे जो है कॉल करके हमसे पूछ सकते हो। अब एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है गाइज, तो तैयारी रखिए अपनी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। और बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है एंड आई विश आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा मैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और आपकी जॉब जो है वो जल्दी लगे, जो जॉब उसी की लगेगी जो मेहनत करेगा, जो अभी के टाइम पर जो है वो केयरलेस नहीं होगा, जो चीज़ों को अच्छे से समझेगा, उसी की जॉब जो है वो लगेगी। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ गाइस। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है तो जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच guys।